हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर.सी. मुखर्जी बुक के 7 चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 1, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इज इट। तो ये तो सीधे फार्मूले से इसका करेक्ट आंसर आप निकाल ले जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। इसका सॉल्यूशन नंबर 2। तो सेकंड प्रॉब्लम से 7th प्रॉब्लम तक एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि देखिए सेकंड प्रॉब्लम से 7th प्रॉब्लम तक के सारी प्रॉब्लम में एक ही चीज पूछी गई है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इसमें भी इक्विवेलेंट वेट, सब में इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या जरूरी कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उसको डिस्कस करना है। चलिए तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वीएफ। वीएफ क्या है? दिस इज वैलेंस फैक्टर। वीएफ इज वैलेंस फैक्टर। और ये अलग अलग कंडीशन में इसकी वैल्यू बदलती रहती है। कैसे? अगर कोई एसिड है तो उसका वैलेंस फैक्टर निकालना होगा, तो वो क्या होगा? बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। सिमिलरली अगर कोई बेस का क्वेश्चन है तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिटी ऑफ बेस, इट मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। सिमिलरली साल्ट के केस में देखिए, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, प्रेजेंट इन साल्ट। क्लियर? साल्ट के केस में जो भी भाई साल्ट को हम लोग डिकम्पोज कर लेंगे कैटायन और एनायन में, तब हम चेक करेंगे कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस वही हमारा वैलेंस फैक्टर बन जाएगा उस साल्ट के लिए। चलिए एक और फार्मूला देख लेते हैं। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बेस्ड 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को।
फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है ये, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो ये सबसे आसान टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। एंड में देखिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हम लोग लिख लें। 2S2O3 -2 प्लस आयोडीन गिव्स आउट S4O6 2 प्लस 2I माइनस। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2H2O3 का इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी अफेक्टेड एलिमेंट होता है यानी कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं X के टर्म में। चलिए देखें कैसे। 2 इंटू ये सल्फर अननोन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा। निकाल लो, कितने सल्फर हैं? 2 हैं, तो 2x प्लस यहां पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इंटू 3 यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए, और हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इंटू 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस, चार्ज को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। तो 4x इक्वल्स टू +8 हो गया। तो यहां पर देखो इस थायोसल्फेट आयन में सल्फर के 2 ही एटम तो हैं, तो यानी कि हमको 2x की वैल्यू इधर भी निकालनी है और उस साइड में भी निकालनी है। क्लियर? 2x की वैल्यू लेफ्ट में भी निकालोगे क्योंकि इसके एक आयन में अफेक्टेड एटम्स केवल 2 हैं, यानी कि 2 ही तो सल्फर हैं, तो 2x इधर भी निकालोगे और 2 ही x की वैल्यू इस साइड में भी निकाली जाएगी। यहां पे 4x प्लस -2 इंटू 6 इक्वल्स टू -2, 4x इक्वल्स टू +10, तो 2x इक्वल्स टू +5। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल क्या हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या आयन, यह वैल्यू हो गई 5 - 4 इक्वल्स टू 1। अब इक्विवेलेंट वेट चाहिए हमको H2O3 -2 का, या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 का, जिसका भी हम लोग निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रख देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में रख देंगे। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर यहां पर कितना निकला है? 1 निकला है। 1 निकला है तो इट मीन्स इसका जो भी इक्विवेलेंट वेट, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें हम लोग। ये इक्वेशन हम लोग को दे रखी है। चलिए ये इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। VO प्लस Fe2O3 gives us FeO प्लस V2O5। हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ V2O5, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ पे वैलेंस फैक्टर हम लोग को निकालना है, तो देखो V2O5 का हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए है, तो V2O5 के एक मॉलिक्यूल में वैनेडियम के 2 एटम है, तो यानी कि 2x की वैल्यू इधर भी निकालोगे और 2 ही x की वैल्यू इधर भी निकालोगे।
उनमें डिफरेंस देख लोगे और जो डिफरेंस आएगा वही हमारा वैलेंस फैक्टर होगा, यहां पुट करोगे आंसर निकालोगे। तो 2x की वैल्यू यहां पर तो आ गई भाई +10, और यहां पर अगर हम लोग इसको 2x निकाले, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज 2 हमने लिख लिया VO, तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन की -2, और ऑक्सीजन है कितने, 2 है, इक्वल्स टू 0, तो 2x की वैल्यू आ गई +4, और यहां पे 2x की वैल्यू +10 है। तो डिफरेंस कितना क्या हुआ, डिफरेंस कितने का हो गया 6। तो यानी कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो वैलेंस फैक्टर है वो 6 आया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 6, मीन्स सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देख लीजिए, ये सब प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो कि हम लोगों ने सबसे पहले आज देखा था। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन नंबर 4। इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन अपने को दे रखी है, रिएक्शन है Na2CO3 प्लस HCl gives us NaHCO3 प्लस NaCl। इसमें हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, योदा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंस फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 106 है। बस ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट ने जब HCl से रिएक्शन करी तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, कितने सोडियम हटे और उनकी जगह पे हाइड्रोजन आया, तो देखो वो 1 ही तो है, ठीक है। तो यहां पर जो वैलेंस फैक्टर होगा वो 1 हम लोग लेंगे, ले लीजिए। तो वैलेंस फैक्टर यहां पर 1 है, रीजन क्या है, ओनली 1 H+ आयन इज रिप्लेस्ड, क्लियर। तो वैलेंस फैक्टर 1 है, यहां पे पुट करो तो आंसर कितना आ जाएगा 106। ये अपना करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इन, यहां पर ये इक्वेशन दे रखी है। अब तो भाई सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, आसानी से निकाल लेते होंगे, सब लोग निकाल भी लेंगे। 2s2O3 2 माइनस गिव्स आउट 2I- प्लस S4O6 -2, ये टेट्राथायोनेट आयन है। चलिए अब हम लोग I2 का हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो देखो यहाँ पे आयोडीन के एक मॉलिक्यूल में I कितने हैं, 2 हैं, तो 2x की वैल्यू लेफ्ट में निकालो, तो 2x इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर भी 2x की वैल्यू निकालो, इक्वल्स टू -2। जो डिफरेंस आएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो आएगा 2 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 2, यही हमारा वैलेंस फैक्टर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अगेन वैलेंस फैक्टर, और जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ लेते हैं इसको। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2CrO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड मीडियम इज, ओके। तो CrO4 -2
एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr+3 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकालो तो X प्लस एक ऑक्सीजन की -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो X इक्वल्स टू आ गया +6। यहां पर भी निकालो X इक्वल्स टू +3, तो डिफरेंस आया यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 3, यही हमारा वैलेंस फैक्टर बन गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, K2CrO4 इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर यहां पर 3 है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। आपकी बुक में सी ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ लेते हैं हम लोग। इन एल्कलाइन कंडीशंस KMnO4 रिएक्ट्स एज फॉलोज। ये इक्वेशन दे रखी है हमको, हमसे पूछा गया है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख लें 2K MnO4 प्लस 2KOH gives us 2K2 MnO4 प्लस H2O प्लस O। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोगों को KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, KMnO4 के एक मॉलिक्यूल में जितने भी अफेक्टेड एटम होंगे, अफेक्टेड एलिमेंट के एटम्स होंगे, उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर हमको लेफ्ट में भी निकालना है और राइट में भी निकालना है। डिफरेंस हमारा वैलेंस फैक्टर बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। मीन्स कि इस KMnO4 के एक मॉलिक्यूल में मैग्नीज जो अफेक्टेड एलिमेंट है वो एक ही है, 1 है। तो X की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी +7, और यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे मैग्नीज की, एक मैग्नीज की, तो ये वैल्यू आ जाएगी +6। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 1, यही हमारा वैलेंस फैक्टर है। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 निकालेंगे इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, और मॉलिकुलर वेट इसका 158 होता है अपॉन 1, यानी कि आंसर 158 ही तो आएगा। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गया होगा ठीक तरीके से समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रॉब्लम नंबर 8 पर आ गए हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 8 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन तो पढ़ लिया जाए। बच्चों देखो, अब 8th प्रॉब्लम के बाद ये जो हम लोगों को दिख रही है प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10, ये सब के सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। और अपनी पुरानी आदत है कि जो भी प्रॉब्लम, जिस तरीके की प्रॉब्लम भी हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है उसको मैं डिस्कस कर दूं। तो वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से दे रखी है, A + B गिव्स आउट C। A और B रिएक्टेंट है और C अपना प्रोडक्ट है। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने भी स्पेशी पार्टिसिपेट करें और कितने भी स्पेशी बने, सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर ही होते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले देख लें, एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन का 3 और एल्यूमिना के 2। वेट निकाल लें ग्राम में, तो ये निकालना है तो 4 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 रख दो, 108 ग्राम। यहाँ पर 3 इंटू O2 का 32 मीन्स 96 ग्राम। यहाँ पर 2 इंटू 27 इंटू 2 यानी कि 54 और 16 इंटू 3 मीन्स 48। 2 इंटू 102 मीन्स 204 ग्राम। क्लियर? अब इनके इक्विवेलेंट वेट लिख लें हम लोग। इक्विवेलेंट वेट, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, एल्यूमिना का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है। तो इसके लिए एक लंबा सा फार्मूला है, लेकिन हम लोग एक आसान सा तरीका यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली निकाल ले जाएंगे। देखिए कैसे। इस एल्यूमिना में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो करना क्या है अपने को? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, यानी कि टोटल एल्यूमिना का इक्विवेलेंट वेट यहां पे आ जाएगा 17। क्लियर? अब हम लोग यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसका फार्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पे देखो वेट 108 था अपॉन 9 कर दिया, 96 था अपॉन 8 कर दिया, 204 था डिवाइड बाई 17 कर दिया। अब डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? ये भी 12 आया। ये कितना आएगा? ये भी तो 12 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन में अभी तो 2 स्पेशी हैं, 2 की जगह अगर 20 स्पेशी होती तब भी सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल ही रिएक्ट कर रहे होते और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के भी बन रहे होते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग अभी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले कुछ फार्मूले और देखेंगे जिससे कि बिल्कुल मजबूत हो जाएगा हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एक ये फार्मूला है। अब किसी क्वेश्चन में अगर हमको नॉर्मेलिटी पता है, मोलैरिटी निकालनी है, या मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो एक रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी की जगह पर हम लोग मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर रख दें। और वैलेंस फैक्टर क्या होता है ये अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होगा, ये भी वॉल्यूम लीटर में होगा। और फार्मूले देखो, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, यह भी एक फार्मूला है। और देखिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
ग्राम में। एक और देखो, वॉल्यूम मोल इंटू वैलेंस फैक्टर है, तो मोल का एक फार्मूला ये भी तो होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दोगे तो ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे। सिमिलरली कभी कभी नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में भी क्वेश्चन गिवन होता है, उसको भी समझेंगे हम लोग। इसी तरीके से नंबर ऑफ MEQ से इसको शो करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हमको निकालना होगा। तो फार्मूला तो हमको पता ही है, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, और वो क्या है वो देख लो। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ये तो रहेगा ही, बस वॉल्यूम होना चाहिए मिलीलीटर में, ml में। नेक्स्ट, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, अगेन मिलीलीटर में। नेक्स्ट, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ पे मोल्स से हम लोगों ने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये मिली मोल्स होने चाहिए, मिली मोल्स, यानी कि हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये एक फार्मूला आ गया। वेट अक्सर क्वेश्चन में ग्राम में ही गिवन होता है, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, ये वॉल्यूम अपॉन ये मोल निकल आए, मोल के बाद हम लोगों ने वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अभी निकले हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब अपने को इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा निकल आएगा मिली इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अभी आप देखेंगे और देख भी चुके होंगे, जब भी प्रॉब्लम लगाते होंगे तो अक्सर इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आपसे पूछा जाता है या इसका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर्स इतना NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड पूछा गया। तो बच्चों, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बेस जो कि NaOH गिवन है यहाँ पर। तो मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो एक फार्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 कर दूं, इक्वल्स टू यहाँ पर जो NaOH है उसका नॉर्मेलिटी इतनी दे रखी है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, N इंटू V करेंगे, और ये मिलीलीटर में होना चाहिए। चलिए, वेट कितना गिवन है, ये सब किसके लिए है, दिस इज फॉर एसिड, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर बेस, यानी कि NaOH के लिए। तो वेट 0.126 दे रखा है, 0.126 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1, और वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है 20। क्लियर? तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ई को उधर भेजो, तो ये हो गया 126 डिवाइड बाई 2 मीन्स 63। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 63, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर? बच्चों देखो, एक छोटी सी बात और बता दूं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट को आपस में इक्वेट करने के लिए फार्मूले क्या क्या लग सकते हैं वो भी देख लो। जैसे मान लो 2 स्पेशी के मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है, तो
तो WA/EA इक्वल्स टू WB/EB, ये एक फार्मूला है। सिमिलरली NA/NB/VB, ये फार्मूला है। अगर मान लो दोनों स्पेशीज के आपको वेट गिवन हो तो ये लगाओगे, दोनों स्पेशी के अगर आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम गिवन हो तो ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर किसी एक स्पेशी का वेट दिया हो और दूसरे स्पेशी का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हो तो फार्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, मान लिया ए जो स्पेशी है उसका वेट गिवन है तो यहां पे लिखोगे WA/EA इक्वल्स टू, और जो बी स्पेशी है उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है तो यहां पर लगाओगे NB/VB। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फार्मूला कौन सा लगाया है, थर्ड फार्मूला लगाया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन 9 पढ़ लेते हैं इस प्रॉब्लम को। H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स साल्ट इज NaH2PO4। What volume of 1 m NaOH solution should be added to 12 gram of NaH2PO4 to convert it into Na3PO4? ओके, तो NaH2PO4 ये कन्वर्ट हो रहा है Na3PO4 में। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि वैलेंस फैक्टर क्या है, इस एसिड का वैलेंस फैक्टर क्या है। तो बच्चों देखो ध्यान से, वैलेंस फैक्टर इसका 2 है। कैसे? इस एसिड में 2 H+ आयन थे जो कि डिस्प्लेस हो गए, रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, रिमूव हो गए। क्लियर? तो 2 H+ आयन, यहां पे देखो 2 H दिख रहे हैं और यहां पर एक भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि 2 H+ हटे होंगे, उनकी जगह पर 2 Na+ आयन आए होंगे। तो जितने भी रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी होती है, और जो भी बेसिसिटी होती है वही उस एसिड का वैलेंस फैक्टर भी होता है। तो यहां पर वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। यहां पे मैं रीजन भी लिख दे रहा हूं, सिंस 2 H+ आयंस are removed from NaH2PO4। क्लियर? अब देखो अपने को क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये फार्मूला लगा देना है, बेस की जगह NaOH हो जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ हमें रखना है NaH2PO4 इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का मतलब NaOH। तो बच्चों देखो यहां पर NaH2PO4 का हमको वेट गिवन है, यह है 12 ग्राम। तो यहां पे फार्मूला क्या लगेगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये अक्सर ग्राम में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू N इंटू V। देखिए चूंकि यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है तो एक बात ये समझ लो, NaOH का जो वैलेंस फैक्टर है वो 1 ही है। तो जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्लियर? तो मोलैरिटी इसकी 1 है तो नॉर्मेलिटी भी 1 ही हो जाएगी। वॉल्यूम ये ml लिख दूं। अब वेट इसका दिया है 12 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा। अब देखो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट यहां पे निकालो। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaH2PO4 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 120 अपॉन 2 यानी कि आ गया 60। ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो यहां पे रख दो 60 इंटू 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी इसकी 1 दे रखी है
1 दे रखी है इनटू वॉल्यूम इन ml, यही हमसे पूछा गया। तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 200, तो यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। पढ़ लिया जाए। 2 ग्राम ऑफ ए बेस हुज इक्विवेलेंट वेट इज 40 रिएक्ट्स विथ 3 ग्राम ऑफ एन एसिड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज। आसान है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। वेट ऑफ एसिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, वेट ऑफ बेस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। एसिड का वेट गिवन है 3 ग्राम अपॉन इसी का इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू इसका वेट गिवन है 2 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट 40 दे रखा है। तो 3 × 40 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 60। तो अपना जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।